सभी को नमस्कार। आज हम डॉक्टर धर्मवीर भारती का परिचय एवं उनके द्वारा लिखा गया ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत की विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य में जगत में एक ऐसा नाम है जो एक कवि और एक गद्यकार के रूप में समान प्रभावशीलता के साथ उभरता है। वे एक लेखक, कवि, नाटककार होने के साथ साथ एक सामाजिक विचारक भी थे। वे अपने समय की एक प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी रहे। 1972 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साहित्यिक योगदान। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने हिंदी साहित्य को अतुलित गौरव प्रदान किया। आपका साहित्यिक योगदान बहुआयामी है। आपने श्रेष्ठ काव्य कृतियों, कहानियों, उपन्यासों तथा गद्य की विविध विधाओं विषयक लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। उनका साहित्यिक योगदान निम्नलिखित है। उनके प्रमुख कहानी संग्रह जैसे मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, समस्त कहानियां एक साथ। उनके उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। निबंध हैं ठेले पर हिमालय और पश्यंती। उनके गीति नाट्य हैं अंधा युग और कनुप्रिया। आलोचना है प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। अब हम उनका जो यात्रा वृत्तांत है ठेले पर हिमालय, ठेले पर की विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। ठेले पर हिमालय डॉक्टर धर्मवीर भारती के इसी शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें कौसानी की यात्रा तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हुआ है। सबसे पहले इसका जो शीर्षक है वो दिलचस्प है। ठेले पर हिमालय एक दिलचस्प शीर्षक है। लेखक अपनी एक उपन्यासकार मित्र के साथ पान की दुकान पर खड़ा था। वहाँ एक बर्फ वाला बर्फ की सिलियाँ ठेले पर लाद कर लाया। उन्हें देखकर उसके अल्मोड़ा निवासी मित्र ने कहा, बर्फ तो हिमालय की शोभा है। तभी अनायास लेखक को इस शीर्षक प्राप्त हो गया। बर्फ को देखकर लेखक के मन में अनेक विचार आए। उनके बारे में उसने अपने मित्र को बताया। ये सत्य है कि हिमा आच्छादित हिमालय की शोभा अनुपम है तथा दूर से ही मनोहर लगती है। अब दूसरा है कौसानी की यात्रा। बर्फ को निकट से देखने के लिए लेखक कौसानी गया था। वह नैनीताल, रानीखेत, मचकोली होते हुए बस से कोसी पहुंचा। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा तथा दूसरी कौसानी जाती है। रास्ता सूखा, कुरूप, उबड़ खाबड़ था। बस का ड्राइवर नौसिखिया और लापरवाह था। उसके कारण यात्रियों के चेहरे पीले पड़ गए थे और बस अल्मोड़ा चली गई। यात्रियों के चेहरे पीले पड़ गए थे और बस अल्मोड़ा चली गई। लेखक अपने साथियों सहित कोसी उतर गया। वहाँ शुक्लजीवी पहुँचे। वहाँ एक उत्साही साथी थे। कौसानी जाने के लिए उन्होंने ही लेखक को उत्साहित किया था।
उनके साथ एक दुबला पतला व्यक्ति भी था, उसका नाम सेन था। वह चित्रकार था। उसकी दाढ़ी एमिल जोला के समान थी। उन्होंने जो पतलून पहन रखा था वह बहुत ढीला था और कंधे पर एक ऊनी जरकिन रख रखी थी। उन्होंने अपनी बगल में थर्मस, कैमरा, बाइनाकुलर लटका रखा था। सेन की चाल अटपटी थी। लेखक ने जब भारती जी को सेन की ओर अजनबी दृष्टि से देखते हुए देखकर बताया कि ये हमारे शहर के मशहूर चित्रकार सेन हैं, जिनकी कृतियों को हाल ही में अकादमी ने पुरस्कृत किया है और उसी पुरस्कार की राशि से वे घूमने आए हैं। कोसी से कौसानी तक के मार्ग का प्रकृति चित्रण। बस कौसानी के लिए चल दी। कल कल करती कोसी तट पर के छोटे छोटे गांव, मखमली खेत तथा सुंदर सोमेश्वर घाटी थी। मार्ग सुंदर और हरा भरा था, परंतु लेखक का मन निराश हो रहा था। वे लोग 18 मील चलकर कौसानी के पास पहुंच चुके थे। अभी भी कौसानी 6 मील दूर था। कौसानी की सुंदरता के बारे में जैसा बताया गया था वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। उसको कश्मीर से भी अधिक सुंदर बताया गया था। लेखक ने अपने संशय के बारे में शुक्ल जी को बताया, पर वह चुप थे। बस कौसानी के अड्डे पर रुकी। सोमेश्वर घाटी के उत्तर में पर्वत के शिखर पर छोटा सा गांव कौसानी बसा था। उसको देखकर लेखक को लगा कि उसको ठगा गया है। घाटी का सौंदर्य। लेखक अनमना बस से उतरा, किंतु घाटी के सौंदर्य को देखकर स्तब्ध रह गया। पर्वतीय अंचल में 50 मील चौड़ी कलियूर की सुंदर घाटी फैली थी। उसके मखमली खेत, शिलाओं को काटकर बनाए गए लाल लाल रास्ते, उनके सफ़ेद किनारे, उलझी हुई बेलों जैसी नदियाँ आकर्षक थी। लेखक ने सोचा, यक्ष और किन्नर यहीं रहते होंगे। वह सौंदर्य इतना निष्कलंक था कि लेखक ने सोचा कि जूते उतार कर पाँव पस कर ही धरती पर रखने चाहिए। दूर क्षितिज तक फैले खेत, वन, नदियों के बाद धुंधले नीले कोहरे में छोटे छोटे पर्वत थे। उसके बाद बादल थे। धीरे धीरे बादलों के हटने पर लेखक ने बर्फ को देखा। बादलों से एक छोटा सा बर्फ से ढका शिखर दिखाई दे रहा था। उसने प्रसन्नता के साथ चिल्लाकर कहा, बर्फ, वह देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा और फिर वह लुप्त हो गया। हिमालय दर्शन। जब लेखक घाटी की चिरंतन सुचिता को अपनी आंखों से निहार रहे थे, तभी लेखक को एक विस्मय से धक्का लगा। उन्होंने खिसकते हुए बादलों के पीछे किसी अटल वस्तु को होने का आभास हुआ। उन्होंने बादल के टुकड़े से सफ़ेद, रुपहली, हल्की नीली देखने को वाली वस्तु का आभास किया था। उन्हें वह बर्फ के समान प्रतीत हुई। फिर उन्हें एकाएक ये विचार आया कि यह तो नगाधिराज, गिरि सम्राट, साक्षात हिमालय है, जिसकी अनूठी आभा बादलों के पीछे छिपी थी। हिमालय से कुछ दूर के लिए बादल हटे, तब फिर से कोहरा छा गया, जैसे किसी बालक को खिड़की से गिरने के डर से उसकी माता ने वापस अंदर खींच लिया हो। लेखक इस दृश्य को देखकर आनंदातिरेक से चिल्ला उठे। हिमालय के दर्शन करके उन्हें उनकी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। वे सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे हिमालय दर्शन की प्रतीक्षा में बैठ गए। हिमालय की शीतलता उनके मस्तक को छू रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे उनके सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद्व, सारे ताप नष्ट हो गए हों। उस मनभावन सौंदर्य का वर्णन करते हुए भारती जी लिखते हैं,
सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, घाटियां गहरी पीली हो गई। मन के कल्पनाहीन होने की पीड़ा। हिमालय के अद्भुत सौंदर्य को निहारते हुए लेखक अनमने हो गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनका मन कल्पनाहीन हो गया हो, क्योंकि उनके मन में हिमालय के अतुलित निष्कलंक सौंदर्य को देखकर ही भाव उत्पन्न नहीं हो रहे थे। एक कविता लिखना तो दूर की बात है, उनके मस्तिष्क में एक सुंदर पंक्ति या शब्द भी जन्म नहीं ले रहा था। उस अवसाद भरे क्षण में लेखक को अनुभव हुआ कि जैसे हिमालय उन्हें अपनी तरह ऊपर उठने की चुनौती दे रहा हो। बैजनाथ की यात्रा। लेखक और उसके साथी यात्रा के दूसरे दिन कौसानी घाटी से 12 मील चलकर बैजनाथ पहुंचे, जहां गोमती नदी बहती है। गोमती नदी की उज्जवल एवं पवित्र जल राशि से नागाधिराज हिमालय की बर्फीली चोटियों का प्रतिबिंब बिंबित हो रहा था। उसे देखकर लेखक को विचार आया कि भले ही मैं इन बर्फीली चोटियों के शीर्ष पर न पहुंच पाऊं, किंतु जल राशि की छाया में इसके शीर्ष को छू सकता हूं। निष्कर्ष है कि उपर्युक्त यात्रा व्रत में लेखक ने अपनी कौसानी की यात्रा व हिमालय के दर्शन के अद्वितीय सौंदर्य को उद्घाटित किया है। इस यात्रा व्रत में लेखक ने अपनी निजी अनुभूतियों के साथ प्रकृति के लालित्य, आभा, हृदयगंज सुंदरता को वर्णित किया है। यहाँ लेखक ने कौसानी, सोमेश्वर घाटी, हिमालय की झलक व बैजनाथ की यात्रा को चित्रात्मक शैली में अभिव्यक्त किया है। अब हिमालय का महत्व है और उससे हमें क्या प्रेरणा प्राप्त होती है। हिमालय एक पर्वत ही नहीं, हमारे लिए वह एक वरदान भी है। उसका हमारे लिए भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक महत्व भी है। वह भारत की भूमि, सभ्यता तथा संस्कृति का जनक है। हिमालय विश्व का सर्वोच्च शिखर है। हिमालय पर जमी श्वेत बर्फ मानव जीवन में स्वच्छता और पवित्रता की प्रेरक है। उसकी ऊंची चोटियां मनुष्य को अपने जीवन में ऊंचा उठाने का आह्वान करती हैं। हिमालय कठोर झंझावातों के टकराने से भी विचलित नहीं होता और अटल खड़ा रहकर उनको परास्त करता है। अपने इस स्वरूप में वह हमको प्रेरणा देता है कि हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों, प्रलोभनों, आतंक, भय आदि के सामने झुके नहीं, उनसे निरंतर संघर्ष करें और आगे बढ़ते रहें। हिमालय अपने स्वच्छ पवित्र वातावरण द्वारा हमको पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कहता है। हिमालय की सतत प्रवाहिनी नदियाँ हमको जीवन का संदेश देती हैं तथा निरंतर चलते रहने के लिए प्रेरित करती हैं। हिमालय हमको पुकारता है, चुनौती देता है और उत्साहित करता है कि डरो नहीं, झुको नहीं, रुको नहीं, निरंतर आगे बढ़ो, संघर्ष करो और ऊंचे उठो।